नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है केस स्टडी है। ये दो मेरे पास जिन बच्चों का कनाडा का 5-5 साल का बैन लग चुका है, इन्होंने हमारी बहुत सारी वीडियोस देखी। उन वीडियोस को देखने के बाद मुझे अप्रोच किया और रिक्वेस्ट की है कि सर इसके ऊपर कोई सोल्यूशन बताया जाए कि हम इसके ऊपर क्या करें। तो केस बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। मैंने बहुत सारी वीडियोस डालता रहता हूँ। इवन मैं फेडरल कोर्ट जो कि कनाडा के अंदर है उनकी जजमेंट भी डालता हूँ जो कि पॉजिटिव आती हैं, जिनकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू अलो हो जाती है वहाँ की फेडरल कोर्ट के थ्रू। उस जजमेंट में क्या लिखा होता है, कौन सी ग्राउंड के ऊपर अलो होती है, उसके बारे में मैं ब्रीफली अपनी वीडियोस में लगातार डालता आ रहा हूँ। और कनाडा से रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हो। अभी हमारे कुछ दिन पहले आई थिंक 4 या 5 कनाडा के स्टूडेंट वीज़ाज आए हैं और उनकी क्या प्रोफाइल रही हैं, मैंने 2 केसेस की केस स्टडी ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर डाल दी हुई है। जो 3 अनदर वीज़ाज आए हैं उनकी क्या प्रोफाइल थी वो भी आने वाले टाइम में हम अपने चैनल के ऊपर डालेंगे। अगर आप कनाडा से ऑलरेडी रिफ्यूज्ड हैं और आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट है, तो आप एक बार क्राउन इमिग्रेशन का ओपिनियन जरूर लें। इवन कनाडा से रिलेटेड ही नहीं है, हमारे पास मोर देन 100 कंट्रीज हैं। यहाँ पर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज के लिए भेजते हैं। इवन वो कंट्री कनाडा से भी बेस्ट है, बट इंटरेस्ट आपका है, टेस्ट आपका है। ये केस क्या थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक बच्चे ने रिसेंटली अपनी 12th की हुई थी, प्रॉपर उसके परसेंटेज थे, उसने पीटी की हुई थी। पीटी के साथ उसने अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था कनाडा का किसी भी XYZ कंसल्टेंट के थ्रू, लेकिन उसका वीज़ा IRCC ने, कैनेडियन अथॉरिटी ने रिफ्यूज़ कर दिया ऑन द ग्राउंड कि आपका जो पीटी है वो फेक है। और उन्होंने बच्चे को अपॉर्चुनिटीज दी हैं। वो एक लेटर लिखते हैं बच्चे को, जब भी किसी का वीज़ा उन्होंने रिफ्यूज़ करने के बाद बैन लगाना होता है कि आपको 30 डेज का टाइम दिया जाता है। आप 30 डेज के अंदर अपनी जस्टिफिकेशन दीजिए जो आपने व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट लगाया था। उन्होंने उसका रिप्लाई, उसकी रिप्रेजेंटेशन रिस्पेक्टिव IRCC अथॉरिटी को भेजी। साथ में उन्होंने पीटी जो अथॉरिटी है, जो पीटी कंडक्ट करवाती है, उनका भी लेटर लगाया, बट उन्होंने उसकी प्ली को कंसिडर नहीं किया, रिजेक्टेड कर दिया और बच्चे के ऊपर 5 साल का बैन लगा दिया। और बच्चा 100% जेन्युइन स्टूडेंट था। अभी उसने देखा, इसके बाद हमारी वीडियोस, फिर मुझे अप्रोच किया कि सर आप तो टेक्निकल हैं, आपकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। तो मैंने उसको बताया कि मुझे अपनी रिप्रेजेंटेशन भेजो पहले, जो आपने रिप्रेजेंटेशन IRCC को लिखी थी जब उन्होंने 30 डेज का टाइम दिया था। उस रिप्रेजेंटेशन के अंदर काफ़ी शॉर्ट कमिंग्स थी, वो किस वे से आपने बनानी थी ताकि सामने वाले जो वीज़ा ऑफिसर को, जहाँ IRCC को पता चल जाए कि अगर हमने इसको प्रॉपरली स्क्रूटनाइज नहीं किया तो ये बच्चा आगे फर्दर फेडरल कोर्ट के अंदर जाएगा। ऐसी चीज़ें उसके अंदर कोर्ट करनी चाहिए थी जब आपने रिप्रेजेंटेशन लिखी थी, और साथ में कुछ जजमेंटों को भी कोर्ट करना चाहिए था। जो बच्चों का फेडरल कोर्ट के थ्रू 5-5 साल के बैन रिव्यू हुए थे वो भी उसके अंदर कोर्ट करनी चाहिए थी, तब जाकर उसने उसको प्रॉपरली कंसिडर करना था। और साथ में ये भी लिखना था कि अगर मेरी रिप्रेजेंटेशन को प्रॉपरली आप रिव्यू नहीं करते, रिकंसिडर नहीं करते, व्हाट्सएवर जो भी इसका कंपनसेशन होगा वो हम IRCC से वसूल करेंगे। अगर आप इस टाइप की टेक्निकल कोई वर्डिंग लिखते तो तब जाकर IRCC वालों की आंखें खुलनी थी। अगर आप रिक्वेस्ट ही करते रहते, हाथ ही जोड़ते रहते, तो तब उन्होंने वो कंसिडर नहीं करनी थी। और उसकी कॉपी आपकी रिप्रेजेंटेशन की जो 30 डेज का टाइम दिया होता है वो किन कंसर्न अथॉरिटीज को भेजनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या उसकी कॉपी हमें ओटावा में भी भेजनी चाहिए जो कि उनका हेडक्वार्टर है IRCC का। ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है जब भी आपने अपनी रिप्रेजेंटेशन, जब आपका बैन लगने वाला होता है, जब डालनी है। तो इस टाइप की उन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक की है। जब भी आपको 30 डेज का टाइम दिया जाता है, आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, तो आपकी रिप्रेजेंटेशन शुड बी टू द पॉइंट और प्रॉपर, मतलब एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। ये नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ हम हाथ ही जोड़ते रहें। दूसरा केस, मैं बहुत सारी वीडियोस में लगातार बताता आ रहा हूं कि कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा लेने के लिए बहुत सारे गलत कंसल्टेंटों ने
क्या क्या मतलब किया था, इवन फेक डॉक्यूमेंट तक यूज किए थे, अपना इसको क्या कहते हैं जीआईसी अकाउंट फेक तक यूज किया, एडमिशन लेटर फेक तक यूज किए, इवन उन बच्चों को वीजा मिले भी। अभी इस केस में भी ये रिसेंटली देखिए, रिसेंटली मेरे पास एक ऐसा ही केस आया है। मैंने फिर बताया है बहुत, हम 100 कंट्रीज को डील करते हैं। आज की डेट में हमें मालूम है कि कौन सी एम्बेसी हर एक डॉक्यूमेंट को रिजिडली स्क्रूटनाइज करती है, रिजिडली वेरीफाई करती है, उसके बाद वो वीजा ग्रांट करती है। कनाडा आज की डेट में ऐसी एम्बेसी है, जर्मनी एक ऐसी एम्बेसी है, लाटविया एक ऐसी एम्बेसी है, ऐसी मेरे पास बहुत सारी एम्बेसीज हैं। अगर आप इन कंट्रीज में अपना स्टूडेंट वीजा डालते हैं या व्हाट्सएवर वीजा डालते हैं, व्हाट्सएवर डॉक्यूमेंट आप अपनी फाइल के साथ अटैच करते हैं, तो वो उनकी एक सेपरेट टीम है वेरिफिकेशन की, उसके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। यूके भी उनमें से वन ऑफ देम है। तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपके केस के ऊपर डिसीजन देते हैं कि वीजा देना है या नहीं देना। इन कंट्रीज में वीजा डालने से पहले आपने 100 टाइम सोचना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट अपनी फाइल के साथ लगाए हैं कि वो जेन्युइन है या आपने उसको फेक या क्रिएट करके लगाए हुए हैं। तो इस केस में देखिए बच्चे का वीजा फेक डॉक्यूमेंट के ऊपर आ चुका था। फेक डॉक्यूमेंट क्या था? बच्चे का एक्सेप्टेंस लेटर, वहां से एडमिशन। मैं तो हैरान हूं उन कंसल्टेंटों से भी जो इतने बड़े बड़े रिस्क लेते हैं। बच्चे का एडमिशन लेटर फेक मंगवाया है, वहां से फेक एडमिशन लेटर लगाकर फेक उसका टीटी क्रिएट करके एम्बेसी में डाला, एम्बेसी ने वीजा दे दिया, उसको वीजा ले लिया बच्चे ने। जब बच्चे ने यहाँ से अप्लाई किया तो वो बच्चा वहां पर जो उनकी बॉर्डर एजेंसी है, कनाडा की जो बॉर्डर सर्विस एजेंसी है, उसने जब वहां जाकर डॉक्यूमेंट चेक किए तो उसके अंदर उसका जो एक्सेप्टेंस लेटर फेक पाया गया। फेक पाने के कारण बच्चे को डिपोर्ट किया गया। जब डिपोर्ट होकर आ गया तो फीसें भी वहां पे गई हुई हैं, बच्चा भी आ गया, एजेंट ने भी इतनी बढ़ती, एजेंट को सारा मालूम था। तो बड़ी मुश्किल से बच्चे ने लोगों को बीच में डलवा कर अपने पैसे तो रिकवर किए, पता नहीं कितने मिले कितने नहीं मिले, और बच्चे का पूरा कैरियर स्पॉइल हो गया है। देखो गलतियां भी हम खुद करते हैं। एक तो गलत डॉक्यूमेंट लगाते हैं, वो जो गलत डॉक्यूमेंट लगाते हैं वो भी पैसे दे के डिग्रियां बनाते हैं, है तो गलती है। अगर आपने कोई डिग्री ली है, ऊपर से अपने ऊपर बैन भी लगाते हैं और अपना कैरियर भी स्पॉइल करते हैं। किसी भी कंट्री में फेक डॉक्यूमेंट लगाकर अगर आप वीजा लेने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप को स्पॉइल करेंगे, कंसल्टेंट का कुछ नहीं जाएगा। तो अभी बच्चे का बैन भी लग गया है, अभी इसको कभी भी वीजा नहीं मिलेगा जो इसकी सिचुएशन है, क्योंकि यू आर यूजिंग द फेक डॉक्यूमेंट फॉर गेटिंग द वीजा, वो भी एडमिशन लेटर। तो अगर इसका 5 साल के बाद वीजा बैन रिमूव भी हो जाता है तो क्या वो कनेडियन अथॉरिटी इसको पॉजिटिवली सोचेगी? जब ये 5 साल के बाद भी वीजा डालेगा, उनको मालूम है कि इसने पहले गलती की थी, हमारे पास तो वैसे ही इतना फ्लड आया हुआ है स्टूडेंट्स का या टूरिस्ट का, तो व्हाई वी विल टेक द इसको लीनियंटली, इसको वैसे रिजेक्ट करके वापस करो। तो ये 2 केस स्टडी थे। मैं केस स्टडी अपने चैनल के ऊपर रेगुलर डालता रहता हूँ। जब भी कोई इंटरेस्टिंग केस मेरे पास आता है जिससे मुझे लगता है कि ये जो केस स्टडी है मेरे व्यूवर्स के लिए या मेरे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स के लिए या मेरे प्रेजेंट क्लाइंट के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, तो उनको मैं अपने चैनल के ऊपर रेगुलर डालता रहता हूँ। तो अगर आप इस टाइप के केस स्टडी रेगुलर देखना चाहते हो तो आप इमीडिएटली क्रॉन इमिग्रेशन का जरूर चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर पुश करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।